हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी बाय वीनू मैम। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का अध्याय 8 का पार्ट 3। पार्ट 2 में मैं आपको कुछ पढ़ा चुकी हूँ और कुछ इसके पॉइंट्स रह गए हैं, वो मैं आज क्लियर करूंगी। साथ के साथ मैं आपको इसमें भी बताती हूँ किस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 8 का खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर के बारे में। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिक्के। ठीक है, आहा सिक्के क्या थे और इनका क्या किया गया था, कैसे बनाए गए थे और किस समय ये आई थी। चलिए, ये क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। आहा सिक्के से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। आहा सिक्का क्या था, किस धातु से बनाया गया था और कैसी नक्काशी इस पर की गई थी। चलिए पढ़ते हैं आहा सिक्के। देखिए, ये साइड से आपका दे रखा है ना ब्लू कलर में। देखिए, आहा सिक्के। आहा सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। कैसे होते थे? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आहा सिक्के कैसे हुआ करते थे? वर्गाकार या गोल हुआ करते थे और कभी कभी ये आयताकार रूप में भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे इन पे क्या काम किया जाता था। देखिए, ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलकाओं से बनाए जाते थे। मतलब धातु को कैसे बनाए जाते थे? चपटे गोलकाओं से बनाए जाते थे, धातु को काटकर, धातु की चादर को काटकर। ठीक है, इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इन सिक्कों पर लिखा हुआ होता था या इनसे कुछ चिन्ह बनाए जाते थे इन पर। बताइए, तो क्वेश्चंस बनता है कि इन पर कुछ नहीं लिखा जाता था उस समय, और बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। कैसे? ठप्पे से। इसलिए ये आहा सिक्के कहलाए। आहा सिक्के क्यों कहलाए? क्योंकि इनको ना ठोक ठोक कर पीट के इनको बनाया जाता था और ठप्पे की सहायता से इन पर चिन्ह लगाए जाते थे। ठीक है, जो जिस राजा के चिन्ह हुआ करते थे वो अपने चिन्ह लगाया करते थे इसमें। ठीक है, चिन्ह का मतलब निशान। ठीक है, या अपनी एक कोई डिजाइन होगी इनकी, या कोई अपना पशु होगा उसका चिन्ह बनाते थे, या कुछ भी दैट्स इट। तो बल्कि इन पर कुछ चिन्ह बनाए जाते थे, इसलिए सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। कब तक प्रचलन में रहे थे? कब तक इनका प्रचार प्रसार हुआ था? कब तक ये चलते रहे थे? ईसा की आरंभिक सदी तक। चलिए पढ़ते हैं सिक्के के बारे में। प्लस 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहा सिक्के थे जो करीब 500 साल चले थे। यानी कि सबसे पुराना सिक्का कौन था? आहा सिक्का। और कितने दिन तक चला था? 500 साल तक चला था। क्वेश्चन बनता है कि आहा सिक्का कितने दिन चला था? 500 साल तक चले थे। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहा सिक्का कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस धातु से ये बनाए जाते थे? चांदी या तांबे से ये सिक्के बनाए जाते थे और इन पर आकृति बनाई जाती थी। देखो, ये दिख रहे हैं ना, ये देखो आहा सिक्के हैं। ये देखो, इस पे देखो एलिफेंट का पिक्चर्स बनाया गया है इस पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाए गए थे आहा सिक्के। राइट, चलिए आगे की तरफ हम मूव करते हैं। विनिमय की क्या साधन थे? विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। ठीक है, तो विनिमय के अन्य साधन में क्या था? संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं शहरों से नमक के सौदागर। ठीक है, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि यहाँ पर विनिमय होता था, मतलब लेन देन होता था। मतलब जो व्यापारी थे, नमक के सौदागर थे, नमक की मांग थी और समुद्र के किनारे नमक का उत्पादन किया करते थे व्यापारी, और वहां से लेन देन किया करते थे। इधर से उधर लेन देन करते रहते थे सौदागर। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं नगर। अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। नगर क्या थे उस समय? अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। क्या क्या हुआ करता था नगरों में? देखते हैं, पढ़ते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, मानचित्र 7+105 को देखें। आप लोग देख लीजिए, आपके पास बुक होगी तो
ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताती चल रही हूँ साथ के साथ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ बात जो की गई है वो मथुरा की बात की गई है, तो इसको ना देखिए आप लोग ना नजरअंदाज मत कर देना कि मथुरा की बात की गई, सरसरी नजर से पढ़ के निकल जाते हैं, नहीं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मथुरा की बात की गई है यहाँ पर, यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्या रहा है? महत्वपूर्ण नगर रहा है। और ये 2500 साल से भी ज्यादा समय इसका निकल चुका है, महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। उस समय मथुरा इतना फेमस क्यों था, प्रसिद्ध क्यों था? क्योंकि यहाँ पर यातायात होता था, और जो यातायात होता था तो दो मुख्य रास्तों पर स्थित था, मतलब यातायात भी होता था और व्यापार भी होता था वहां पर। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। कहने का मतलब यहाँ पर दो रास्ते की तरह व्यापार होता था, एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर की चारों ओर किलेबंदी थी। किसके शहर की? मथुरा शहर की बात की जा रही है इसमें। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों वाला केंद्र था, बनाने का केंद्र था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2500 साल से जो महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा, वो किसका केंद्र रहा था? मूर्तियों बनाने का केंद्र रहा। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चंस बन चुका है, और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से लिया गया है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस तरीके से लिया जाता है, यानी कि 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। और कौन सी राजधानी थी? दूसरी राजधानी बनी थी, कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी मथुरा। राइट, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो आज भी है। ठीक है, तो मथुरा किस किस के लिए फेमस था? देखिए यहाँ पर बता देती हूँ, यातायात व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था मथुरा उस समय। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। मथुरा 2000 साल पहले जब कुषाणों का शासन था, तब मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी रही थी। क्वेश्चन बनता है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन थी? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, मथुरा हमेशा से ही धार्मिक केंद्र रहा है, अभी भी है। और वहां पर शुरुआत में बौद्ध और जैन मंदिर भी मिले हैं, बने थे, और मठ भी बने हैं वहां पर, जो आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मतलब कि यहाँ पर मथुरा में अभिलेख मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। अभिलेख जो मतलब कि ज्यादातर हमने देखे हैं कि पत्थरों पर लिखे जाते थे, वो आज तक मिटे नहीं है, इसलिए पुरातत्वविदों को बहुत इजी तरीके से पढ़ने में आसानी हुई है। तो वहां पर क्या करते थे उस समय के लोग, स्त्रियां तथा पुरुष थे जो मेल एंड फीमेल थे, वो क्या करते थे? मठों या मंदिरों को दान दिया करते थे। उस दान का उल्लेख अभिलेख में मिला है। ठीक है, प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। ठीक है, कौन कौन करते थे? राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों के नाम भी मिलते हैं, लोहारों के और बुनकरों के, टोकरी बुनने वाले, है ना, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के भी उल्लेख मिलते हैं। राइट, मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं थे। मतलब सूची बना के आप देख सकते हैं कि हड़प्पा में इसमें कौन कौन से व्यवसाय नहीं थे। ठीक है, कौन सा व्यवसाय नहीं था वो आप देखेंगे। चलिए देखिए इसमें दे रखा है जैसे कि सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी, है ना। हड़प्पा में भी कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो माला बन हड़प्पा में मन के बनते थे, माला भी बनती थी। ठीक है, और इत्र भी बनता था, है ना। और ये सब चीजें जो है चीजें हड़प्पा में देखने को व्यवसाय मिले हैं। ठीक है,
चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्तरी काले चमके पात्र यानी कि NBPW के बारे में आज हम पढ़ेंगे। NBPW के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज NBPW? NBPW क्या है? नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर यानी कि उत्तरी काले चमके पात्र क्या थे? यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। NBPW क्या है? ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनता है, ये कैसे सतह वाले पात्र हैं? काले दिखने वाले चमकदार पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पे रखते थे। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। एक लेप लगाई जाती थी इन बर्तनों पर। ठीक है, पतली काली, किस तरह की, किस रंग की? काले रंग की एक लेप लगाई जाती थी जिससे बर्तन क्या करते थे? शाइन करते थे, चमकते थे। ठीक है, चलिए जाना आपने NBPW के बारे में, क्वेश्चन बहुत बनता है। शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय शिल्प तथा शिल्पकारों के काम क्या थे। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। मिट्टी के कैसे? पतले और सुंदर, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। देखिए उत्तरी उत्तरी भाग में, क्वेश्चन में ही देखो आंसर छिपा रहता है, ये पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन कितने इजीली तरीके से एग्जामिनर पूछ लेता है। NPBW कहाँ पर मिले हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो क्वेश्चन में ही दे रखा है नॉर्थ में मिले हैं, उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शब्दों के अवशेष, शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, देखो यहाँ पर उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। मतलब कि जैसे कि उत्तर में हमने देखा ना, उत्तर में काम होता था, तो उत्तर में वाराणसी का नाम आता है और दक्षिण में मदुरै किसके लिए प्रसिद्ध थे? कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। और यहाँ पर अब क्वेश्चन बनता है कि स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। जी हाँ, स्त्री और पुरुष, फीमेल और मेल दोनों ही काम किया करते थे। व्हाट इज श्रेणी? श्रेणी क्या है? देखिए श्रेणी के बारे में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। श्रेणी क्या है हम पढ़ते हैं, चलो श्रेणी के बारे में। श्रेणी के बारे में क्वेश्चन बहुत मिले हैं देखने के लिए एग्जाम में। अनेक शिल्पकार, चलिए अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ठीक है, व्हाट इज श्रेणी? श्रेणी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अनेक जो व्यापारी और शिल्पकार थे, तो क्या हुआ ना, इनको दिक्कत हुई, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने संघ बना लिए। ठीक है, तो उन्हीं संघों को क्या कहा जाने लगा? श्रेणी कहने लगे। देखिए व्यापार जब होता है ना, तो अलग अलग तो होता नहीं है, एक 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 चेन सी बनती चली जाती है ना। तो इन्होंने क्या किया कि संघ बना लिए जिसे श्रेणी कहा गया। और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। मतलब यहाँ पर दो की बात की गई है, शिल्पकार तथा व्यापारी। शिल्पकार और व्यापारी दोनों ने ही संघ बनाए थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। और यहाँ पर शिल्पकारों का काम क्या था? मतलब जो श्रेणी थे, मतलब जो जहाँ यहाँ पर जो लोग थे, इस संघ के लोग थे, उनको काम का प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी और कच्चे माल उपलब्ध कराया जाता। जैसे कच्चा माल हो गया, जैसे कि कपास हो गया, कपास को उपलब्ध कराना और कपास से कपड़ा तैयार कराना, है ना। और फिर तैयार माल का वितरण करना था। मतलब जब उससे कपड़ा बनकर तैयार हो जाता था तो उसको भेजना था, यानी कि आयात और निर्यात करना था। ये काम था शिल्पकार की श्रेणियों का। ठीक है, अब आती है व्यापारियों की श्रेणियां। व्यापारियों की श्रेणियां क्या काम करती थी? व्यापार का संचालन करती थी। और श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। क्वेश्चंस बनता है कि श्रेणियां किस रूप में काम करती थी? बैंकों के रूप में काम करती थी, जिस तरीके से आज हमारे बैंक काम करते हैं। क्योंकि आज की डेट में हम लोग पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंक में करते हैं। उस समय क्या करती थी? ये काम श्रेणियां किया करती थी। यहाँ पर श्रेणियों के पास लोग अपने पैसा जमा किया करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि उस समय मठ थे ज्यादातर,
धार्मिक स्थान थे उनको दे दिया जाता था। राइट। सूत कातने और बुनने के नियम। ठीक है, तो हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सूत कातने और बुनने के नियम थे उस समय, क्या था उसमें। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया, बिल्कुल सही बात है। अर्थशास्त्र का हमने पढ़ा है अध्याय 7 में, ये अध्याय हम 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखाने में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों और वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। बिल्कुल, किसमें उल्लेख किया गया है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अध्याय 7 में अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा था, तो वहां पे अर्थशास्त्र का जिक्र हुआ था, अर्थशास्त्र की पुस्तक के बारे में जिक्र हुआ था। उसमें ये विवरण सारा दिया गया है कि मतलब ये सब काम करने के लिए, जैसे विधवाएं होती थी, भिक्षुणी होती थी, महिलाएं होती थी, वृद्धावेश्याएं होती थी, है ना, ये सब होते थे जो काम किया करते थे, उन काम पर लगाया जाता था। इन्हें इनके काम की और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना होता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। मतलब घर पर काम करके उनको भिजवा सकती हैं। ठीक है, घरेलू घरेलू वर्क हो गया जिसको बोलते हैं एट होम वर्क। ठीक है, वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। उन महिलाओं की सूची बनाई जिन्हें निरीक्षक पता है कि क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए क्या लिखा गया, अगर काम करते करते महिलाएं लेट हो जाती थी तो क्या करते थे, उनको ना दंड के रूप में उनका अंगूठा भी काटा जा सकता था, जिससे वो दोबारा काम ना कर सके। ठीक है, तो कुछ औरतें थी जो मतलब बाहर नहीं निकल सकती थी, तो वो अपनी दासियों को भेजकर घर पर कच्चा माल मंगवा के माल तैयार करके उन्हें भेज सकती थी। और उन्हें उनके अनुसार क्या मिलता था, पारिश्रमिक मिलता था, यानी कि वेतन मिलता था, सैलरी मिलती थी। ठीक है, तो ये था सूत कातने और बुनने के नियम। देखिए, मैं आप सब लोगों को जो पढ़ाती हूँ ना, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, बहुत बहुत अच्छे से समझे आप लोग, है ना। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए आप, तो मैं वैसे पढ़ाऊंगी आपको। आपको ध्यान रहे कि मैंने पहले ही बताया कि पहले मैं 6 to 12 तक एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगी, उसके बाद चैप्टर वाइज आपको नोट्स लेकर आऊंगी, चैप्टर वाइज नोट्स करवाऊंगी मैं आपको। देखिए, सारी एनसीईआरटी में फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ, कोई चार्जेस नहीं है। बस आप लोग इतना करें कि इस चैनल को, लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल को शेयर करते रहें, और जिससे कि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अभी हमारा कुछ और बचा हुआ है अध्याय 8 में, जो बचा हुआ है अलका मेडू के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक चलेगा, हमारा नेक्स्ट क्लास जो टॉपिक रहेगा अध्याय 8 में, वो चलेगा अलका मेडू। अलका मेडू क्या था, अलका मेडू के बारे में आप पढ़कर आएंगे कल। कुछ पॉइंट्स हैं अलका मेडू के, मैं आपको कल पढ़ाऊंगी और अध्याय 8 फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अध्याय 9 की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर भी करते रहें चैनल को। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि मैं आपको एनसीईआरटी लेकर आई, एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ आपको, कि आप कोई मतलब इतिहास की कोई भी पुस्तक आप पढ़ते हैं, बुक्स को रीड करते हैं, तो उससे पहले नेसेसरी है कि आप लोग अपने इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करें, क्योंकि तभी आपके बेसिक पॉइंट्स क्लियर होंगे। राइट, तो चलिए कल मिलते हैं इसी समय। टुमारो विल बी मीट विद यू विद चैप्टर 8। ओके, तो मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।